बच्चों, हम विषय इतिहास के अंतर्गत पाठ 10 प्राचीन भारत सांस्कृतिक इसके बारे में पढ़ रहे थे। शिक्षा के केंद्र में हम तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में देखें। अब हम देखते हैं कि और कौन से केंद्र थे। वाराणसी, वरड़ा और असी नदियाँ जो हैं वो गंगा की सहायक नदियाँ हैं। इन दो नदियों के बीच बसे हुए शहर को ही वाराणसी नाम दिया गया। प्राचीन समय से वेदों तथा जैन और बौद्ध दर्शनों की शिक्षा प्रदान करने वाले केंद्र जो है वाराणसी में थे। वल्लभी जो है वो गुजरात के सौराष्ट्र में बहुत ही पुराना नगर था। ईस्वी सन 5वीं से 8वीं शताब्दी में वह जैन और बौद्ध दर्शन का महत्वपूर्ण शिक्षा का केंद्र था। युआन स्वांग और इत्सिंग नामक चीनी बौद्ध भिक्षु वल्लभी में आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय वर्तमान बिहार के पटना शहर के निकट प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष जो हैं अभी भी मिलते हैं। इस विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने उदार मना से दान किया था। युआन स्वांग और इत्सिंग जो हैं इस विश्वविद्यालय का वर्णन भी किए हैं। उनके अनुसार इस विश्वविद्यालय में हजारों विद्यार्थी जो हैं रह सकते थे, मतलब आवासीय यूनिवर्सिटी था, हॉस्टल भी था। और वहाँ पर ग्रंथालय थे जहाँ पर हजारों ग्रंथ थे। यहाँ पर प्रवेश पाने के लिए विद्यार्थियों को परीक्षा देनी होती थी। जब वे पास होते थे तभी उन्हें प्रवेश दिया जाता था। प्राचीन समय में नालंदा विश्वविद्यालय भी शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र माना गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर के निकट स्थित था। आज भी इसके अवशेष मिलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो धर्मपाल नामक राजा ने किया था। वहाँ पर 6 विहार हैं। प्रत्येक विहार का स्वतंत्र प्रवेश द्वार भी था। कांची पल्लव राज सत्ता के समय में वर्तमान तमिलनाडु जो है वहाँ पर कांची शहर जो है शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। वहाँ पर वैदिक जैन और बौद्ध ग्रंथों का अध्यापन किया जाता था। अब हम देखते हैं 10वें का 5वां पॉइंट, स्थापत्य और कला। जैसा कि आप नटराज की कांस्य मूर्ति, मोहरौली का लौह स्तंभ, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, इसमें जंग नहीं लगता है। सांची स्तूप जैसे आप स्थापत्य देख सकते हैं। तो हम इसके बारे में देखते हैं। मौर्य और गुप्त काल के कार्यकाल में भारतीय स्थापत्य कला का विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ था। सम्राट अशोक के द्वारा पाषाण के पत्थर के स्तंभ भारतीय शिल्पकला के उत्तम उदाहरण हैं। सांची का स्तूप तथा उदयगिरी, खंडगिरी, कार्ले, नासिक, अजिंठा, वेरुल आदि स्थानों पर निर्मित गुफाओं के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जो स्थापत्य और कला थी उसका विकास हुआ था। गुप्त कार्यकाल में भारतीय मूर्ति कला का विकास हुआ। दक्षिण भारत में चालुक्य और पल्लव राजसत्ताओं के कालखंड में मंदिर स्थापना हुई। इसके प्रमाण जो हमने महाबलीपुरम का रथ मंदिर है इसके बारे में देखा था। पल्लव राजसत्ता के कालखंड में कांस्य धातु से देवी देवताओं की मूर्ति बनाना शुरू की गई। दिल्ली के समीप का जो मोहरौली लौह स्तंभ है वो धातु विज्ञान का कितना अच्छा उन्नत हुआ था उसके बारे में हमें पता चलता है। हमने देखा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति बहुत ही समृद्ध और उन्नत थी। अब हम अगले पाठ में भारतीय संस्कृति और विश्व की अन्य संस्कृतियों के बीच किस प्रकार से संपर्क हुआ इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे।